अब देखो यार, कार्ल मार्क्स मजदूरों की स्थिति को देखते हुए कुछ सिद्धांत दिए थे। तो अब हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझ लेते हैं। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो विचारों का आपस में टकराव के बाद में जो एक नया विचार उत्पन्न होता है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि पुराने पुराने विचारों को एक जगह पर मिलाओ और एक नया विचार उत्पन्न करो और उस नए विचार के तहत काम करो। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्गों के आपसी तालमेल का सहयोग तथा शांतिपूर्वक आधार पर नहीं होता है। समाज में सभी परिवर्तन संघर्ष के आधार पर होते हैं और इससे समाज का विकास होता है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि समाज का विकास शांतिपूर्वक नहीं होगा, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक सिद्धांत में उन शक्तियों को स्पष्ट किया है जो वास्तव में इतिहास की घटनाओं का संचालन करती है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतिहास में घटी हुई घटनाओं से सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि तुम्हें भी पता है यार कि जब जब गरीब मजदूर किसानों पर अत्याचार हुआ है तब तब आंदोलन करना पड़ा है। चौथा, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के अनुसार श्रम की वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों का निर्धारक तत्व है। क्योंकि देखो यार, कार्ल मार्क्स का कहना था कि अगर कोई भी वस्तु मजदूर बनाते हैं तो उसके पैसों पर सबसे ज़्यादा अधिकार मजदूर का होता है, क्योंकि मजदूर ने अपनी मेहनत से वो वस्तु बनाई है। और पांचवा, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का कहना था कि इतना कुछ होने के बाद राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, अन्यथा नहीं। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने पूरे दुनिया के मजदूरों से कहा कि दुनिया भर के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय तुम्हारे जंजीरों के। कार्ल मार्क्स की इन बातों से मजदूर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और कार्ल मार्क्स ने कहा कि हम इतिहास को 5 वर्गों में बांट रहे हैं। सबसे पहले आया आदिम साम्यवादी युग, मतलब कि आदिमानव का युग। फिर आया दास्ता युग, मतलब कि गरीब मजदूर किसान को नौकर बनाकर रखा गया। इसके बाद आया समांती युग, मतलब कि जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता था। इसके बाद आया पूंजीवादी युग, मतलब कि पैसे वाले लोग गरीब किसान मजदूर का शोषण करते थे। इसके बाद आया समाजवादी युग, मतलब कि गरीब मजदूर किसान अपनी हक के लिए लड़ेंगे। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 वर्गों में बांट दिए और उसी समय कहा कि एक छठा युग भी आएगा जो गरीब मजदूर लेके आएंगे, जो साम्यवादी युग होगा। साम्यवादी युग को तुम वर्ग विहीन युग भी कह सकते हो। अब देखो यार, पूरे दुनिया के मजदूरों की स्थिति को देखते हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय संघ हुए, मतलब कि 2 इंटरनेशनल मीटिंग हुए। पहला प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और दूसरा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ को। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ 1864 ईस्वी में हुआ था, जिसका पूरा श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ समाजवादी आंदोलन के इतिहास की सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इस संघ में कार्ल मार्क्स ने मजदूरों से कहा था कि आप अपनी मुक्ति खुद ही अपने प्रयासों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस सम्मेलन में नारा दिया गया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। तो अब हम समझते हैं द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ को। तो कार्ल मार्क्स के मृत्यु के ठीक 6 साल बाद द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हुआ। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में हुआ था, जिसमें 20 देशों के 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में सभी प्रतिनिधि कार्ल मार्क्स के विचारों से काफ़ी प्रभावित था। इसीलिए सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि प्रत्येक साल मजदूर वर्ग को एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1 मई 1890 ईस्वी से लेकर अब तक 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में मजदूरों से ये भी कहा गया था कि अगर आपको अधिकार चाहिए तो इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अगर कोई भी चीज़ हक से नहीं मिल रही है तो उसे छीनना पड़ता है। तो अब देखो यार, इस सम्मेलन के बाद सबसे पहले रूस में क्रांति हुई, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं रूसी क्रांति को। तो देखो यार, रूस में 2 सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। पहला 1905 ईस्वी की क्रांति और दूसरा 1917 ईस्वी की क्रांति। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1905 ईस्वी की क्रांति को। तो देखो यार, जब रूस में क्रांति हुई थी उस समय मजदूरों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी और उस समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। देखो यार, रूस में राजा को जार कहा जाता था और राजा का नाम निकोलस द्वितीय था, इसीलिए उसे जार निकोलस द्वितीय कहा जाता था। जो जार निकोलस द्वितीय था वो निरंकुशवादी राजा था। ये भी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, उल्टा ये जनता से बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और रूस की पूरी जनता इससे परेशान हो चुकी थी। लेकिन 1905 ईस्वी में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रूस बुरी तरह से हार जाता है। इस हार के कारण 1905 ईस्वी में रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों ने रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग राजा के महल का नाम था। अब देखो यार, जब जनता सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, तभी राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन लोगों को गोली से मार दो। और ठीक ऐसा ही हुआ। जार निकोलस द्वितीय के सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए 22 जनवरी खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखो यार, यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आंदोलन तो 9 जनवरी को हुआ था, लेकिन 22 जनवरी को खूनी रविवार क्यों कहा जाता है? तो इसे समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कैलेंडर कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, वही कैलेंडर जिसमें तुम तारीख देखते हो कि त्योहार कब आएगा, जिससे तुम्हें पढ़ना ना पड़े। तो जो कैलेंडर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जूलियन कैलेंडर और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जो जूलियन कैलेंडर है उसे तुम पुराना कैलेंडर भी कह सकते हो, और रूस में 1905 ईस्वी में यही जूलियन कैलेंडर था। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसे तुम नया कैलेंडर भी कह सकते हो, और पूरे दुनिया में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही माना जाता है। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसीलिए जब खूनी रविवार हुआ था तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी था। अब देखो, खूनी रविवार की इस खबर को सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई, जिसके चलते किसानों ने भी क्रांति करना शुरू कर दिया, जिस कारण से जार निकोलस द्वितीय को झुकना पड़ा और 1905 ईस्वी में एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम था ड्यूमा। अब रूस में सारे फैसले ड्यूमा ही ले रही थी, लेकिन 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति कम हो गई तो राजा ने ड्यूमा से कुछ अधिकार छीन लिए, जिस वजह से रूस की 1905 ईस्वी की क्रांति विफल हो गई। लेकिन भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दो यार।